हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लास्ट सीरीज़ की बात करूंगा, जुलाई सीरीज़ की। जुलाई आने से पहले हमको ऐसे लग रहा था कि मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है और जुलाई में अर्निंग सीज़न है। कंपनीज अपना जो लॉकडाउन पीरियड है उस क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस करेगी और लॉकडाउन के समय मोस्टली सारे बिजनेसेस बंद थे, तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत ही ख़राब ऐसा रिज़ल्ट्स कंपनी पेश करेगी और वैसे हुआ भी। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा रहेगा कि जुलाई सीरीज़ में कम से कम 9% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। तो जो प्री कोविड लेवल पे हम लोग थे उस लेवल तक मार्केट आ चुका है। जो वी शेप की एक रैली एक्सपेक्टेड थी वो हुई है। उसमें बहुत लोगों ने पैसा बनाया, क्योंकि जो मार्केट में काफ़ी पहले से है वो जानते हैं कि जब भी ऐसा फॉल होता है मार्केट में बड़ा वाला, तब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। और उन सब में मैं भी एक हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने क्लाइंट्स को काफ़ी पैसा बना के दिया है पिछले 2 महीने में। तो अभी ये जो वीक था, ये थोड़ा सा हम कहेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीक था। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि बहुत समय तक इंडेक्स को ऊपर रखा जाता है कुछ गिने चुने स्टॉक्स के भरोसे पे, और बाकी जो स्टॉक्स है उनको सेल किया जाता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मैंने मेरे लास्ट वीक का जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये वीक में क्या हो सकता है, और आप देखिए एग्जैक्टली वही हुआ है। बहुत लोग बोल रहे थे जब मार्केट 10,000 के ऊपर चला गया था कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा। तो 10,000 से लेके 1,300 पॉइंट और वो चला, 11,300 तक वो गया। और 11,300 के बाद जब मार्केट थोड़ा करेक्ट होने लग गया तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया, देखो मैंने कहा था ना कि मार्केट गिरेगा। तो ऐसा होता है कि जो लोग थोड़ा एजुकेशनल बुकिश लेवल पे बात करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। लेकिन हम जैसे लोग जो पिछले 8-9 साल से 10 साल से मार्केट में खुद काम कर रहे हैं, मार्केट का जो गुस्सा है वो भी हमने सहा है, मार्केट का प्यार भी हमने देखा है, तो हमको एक आइडिया है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो शुरू हुआ था और लोगों ने सिर्फ ये बताया कि मार्केट क्रैश होगा। तो आज उन्होंने ये बताया, देखो मैंने बोला था ना क्रैश हुआ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जब ऐसा सिचुएशन आए तो करना क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी उनके फॉलोअर्स ये नहीं समझ पाए कि अब उनके स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके हैं, पोर्टफोलियो उनका पूरा रेड में चला गया है। तो जो उनके गुरु थे, मार्केट गुरु अपने आप को क्लेम करते हैं, उन्होंने उनको ये तो बताया था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने उसको डील करने की अगर स्ट्रैटेजी बताई होती तो शायद आज कुछ बेटर पोजीशन होती। तो लास्ट वीक में मैंने मेरे वीडियो में वो स्ट्रैटेजी शेयर की थी। मैंने बोला था कि 2-3 चीज़ आपको करनी है। सबसे पहला तो आपको स्मॉल कैप से कम्प्लीटली एग्जिट मारना है, क्योंकि स्मॉल कैप होते हैं जो 50-50%, 70-70% करेक्ट होते हैं। और उसका जो ट्रेलर है मैंने उसी दिन देख लिया था जब मार्केट 11,000 से कुछ 10,600 तक जाकर आया था। तो उस दिन 9 से 12% तक कुछ स्मॉल कैप्स करेक्ट हुए थे, और उसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब जब इंडेक्स इतना ऊपर जा रहा है, ओवरबॉट लेवल पे वो दिखा रहा है निफ्टी भी, तो फिर ऐसा टाइम पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना लगभग तय था। और इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी में वो भी बताया था कि मिड कैप से एग्ज़िट करो, स्मॉल कैप से एग्ज़िट करो। मिड कैप और लार्ज कैप में आपका पोजीशन अगर हैवी रहेगा तो उसको आप थोड़ा कम करो, लेकिन पार्टिसिपेटेड रहो, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है 11,500 भी पॉसिबल है, लेकिन इंडेक्स ऊपर रहेगा और स्टॉक्स नीचे रहेंगे। तो ये जो मैंने लगभग कहानी लास्ट वीडियो में बताई थी वो पूरी की पूरी वैसे के वैसे प्ले हुई है। और आप
अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने उस हिसाब से स्ट्रेटजीज आपको बोली थी। मैंने बहुत राइट टाइम पे बोला था कि चलो आईटी स्टॉक का रिजल्ट के बाद जो रैली आई थी, वो रैली के बाद काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी उसमें। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा मार्केट में तो आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, और उसमें मैंने HCL टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तवज्जो दिया था क्योंकि उसका रिज़ल्ट काफ़ी आया था, इन्फोसिस को दिया था, TCS को दिया था। तो ये तीनों काफ़ी अच्छे चले। TCS 2300 के ऊपर चला गया, इन्फोसिस 950 के ऊपर चला गया, और HCL टेक तो 700 के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जो IT स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा खासा हमको लास्ट वीक में कमा के दिया। उसके बाद जब IT स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हुआ, मैंने तुरंत ही बोल दिया कि आप फार्मा स्टॉक में अब हाथ आजमाओ, क्योंकि लुपिन को मैंने कुछ 848 पे देखा था, सन फार्मा को मैंने 480 के करीब देखा था। वहाँ पे मुझे आइडिया आ गया था कि चलो अब फार्मा की बारी है। और एग्जैक्टली जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल में मैं लिखता गया वैसे वैसे पूरा स्क्रीन पे प्ले होते गया। और आप देखोगे तो फार्मा स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चले हैं। यहाँ तक कि आज मैंने सुबह ही कॉल दिया था कि सन फार्मा का जो लास्ट डे का मोमेंटम है, कल का मोमेंटम है, वो आज भी जारी रहेगा। तो उसमें आपको 524 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो उसने 529 तक का आज 539 तक का उसने एक हाई लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट सन फार्मा में जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं उन्होंने कमाया होगा। सन फार्मा के अलावा मैंने डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और FL जैसे स्टॉक्स को भी आज मैंने बात की थी, क्योंकि जो फैंग का जो स्टोरी है US में जो प्ले हुआ था आज, उसमें के 4 दिग्गज कंपनी के रिजल्ट आए थे और वो काफ़ी अच्छे आए थे। जबकि कल जो 32% से GDP वहाँ का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है US में, 15% से बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। तो हमको लगा था कि वहाँ का मार्केट इतना रिकवर नहीं होगा। डाउ 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था डाउ जोन्स, तो उसके बावजूद अच्छा खासा वो रिकवर हुआ, क्योंकि फैंग जो फेसबुक, अमेज़ॉन, जो सारे के सारे एप्पल एंड नेटफ्लिक्स एंड गूगल, जो अल्फ़ाबेट का सब्सिडरी है गूगल, तो फैंग स्टॉक्स जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, US के सबसे बेहतरीन स्टॉक है। तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने दिए और उसके बदौलत अच्छा वहाँ पे आज डाउ फ्यूचर्स भी आज सुबह सुबह अच्छा चल रहा था। तो सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव थे। और एक लेकिन गड़बड़ थी, वो थी रिलायंस की। रिलायंस का हमेशा मैंने ये देखा है कि रिलायंस स्टॉक हमेशा रिज़ल्ट के पहले अच्छा चलता है और रिज़ल्ट आने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर वो रिज़ल्ट कितना भी अच्छा हो। और एग्जैक्टली वही हुआ आज भी। लेकिन एक दिन के गैप के बाद वो हुआ था और सीरीज़ का पहला दिन था, इसलिए मैं उसमें थोड़ा कॉशियसली व्यू दे रहा था। बिकॉज़ मुझे आइडिया था कि अगर मार्केट गिरता है तो हो सकता है कि रिलायंस उसको संभालने की कोशिश करे और उतना ज़्यादा ना गिरे जितना कल गिरा था। मतलब जो 2 दिन पहले जो 4% की गिरावट थी, तो उतना तो रिलायंस गिरा नहीं है। उसने मार्केट को ठीक ठाक संभाल लिया। और दूसरा एक चीज़ ये था कि SBI का भी आज रिज़ल्ट था, जो सबसे बड़ी दिग्गज एक MNC टाइप की अपनी इंडियन बैंक है, जिसके बहुत सारे देशों में ब्रांचेस है। तो SBI का रिज़ल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उस दिन SBI का रिज़ल्ट जैसे आएगा वैसे बैंक निफ्टी घूमने शुरू हो जाता है। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था और 21,700 का मैंने जो एक सपोर्ट लेवल बोला था उसको भी बैंक निफ्टी ने आज तोड़ दिया था। तो मुझे फुल डाउट था कि अगर SBI ख़राब रिज़ल्ट दिखाता है तो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक में इतनी भारी गिरावट आएगी कि इंडसइंड बैंक 500 के नीचे चला जाएगा, अपना एक्सिस बैंक 415 तक आ जाएगा, और जो ICICI बैंक है वो 330 तक भी गिर जाएगा। तो मैं तो उस तैयारी में था सुबह सुबह। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट अलग तरीके से आज खेल रहा था, तो मैंने तुरंत ही बता दिया ग्रुप में कि देखो आज क्या होगा कि बैंकिंग स्टॉक को इतने ऊपर लेके जाएंगे कि अगर SBI का रिज़ल्ट ख़राब भी आता है तो भी जो बैंक स्टॉक का जो दिन का जो लोज है
वो नहीं टूटेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अभी लॉन्ग कर लो, लेकिन एसबीआई का रिजल्ट आने से पहले कुछ मिनट्स पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो उसी हिसाब से आज मैंने खुद भी एसबीआई में, इंडसइंड में, एक्सिस में, कुछ बैंक्स में मैंने आज भी खुद भी कुछ ट्रेड्स लिए, उसमें कमाया है। और उसके अलावा जो आप देखोगे कि सन फार्मा जैसा जो स्टॉक है, जो कल कुछ एनालिस्ट ने भी रिकमेंड किया था, तो उस पर भी एक दाव खेला था। तो आज मैंने जितने स्टॉक्स बोले थे वो काफ़ी सही थे। मुथूट फाइनेंस में सोने का जब दाम में थोड़ा सा करेक्शन आया, तब पहला लेग ऑफ करेक्शन आया था, लेकिन उस करेक्शन में जो चार्ट है वो थोड़ा वीक पड़ गया था, तो पॉसिबिलिटी थी कि आज का दिन जो वीकनेस है वो और आगे बढ़ेगा। तो सुबह सुबह मैंने उसके बारे में भी बोला था कि मुथूट फाइनेंस को आज सेल करना पड़ेगा। कल पीवीआर के बारे में मैंने ऐसे ही कुछ बात की थी और आपने देखा था कि पीवीआर भी गिरा था, क्योंकि सिंपल सी बात है, मॉल्स को शुरू किया जा रहा था लेकिन सिनेमा घर को नहीं, तो पीवीआर 1100 के ऊपर रहकर करेगा क्या, उसको नीचे आना ही था। तो इसलिए वो जो सेल का कॉल था वो भी सटीक था। और उसके अलावा मैंने और एक चीज़ बोली थी, वो थी रिलेटेड टू बीपीसीएल। बीपीसीएल का जो डाइवेस्टमेंट है उसमें डिले हुआ था, तो बीपीसीएल पहले दिन जब गिरा था उस दिन मैंने उसको पकड़ा नहीं था, लेकिन आज का जो फॉल है वो मुझे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बीपीसीएल 380 का दाम से चला है, तो मुझे ये कंफर्म लग रहा है कि वो 380 तक जाके रुकेगा, ये जो फॉल है वो 380 तक जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने बीपीसीएल में भी आज बात की थी, कॉल दिया था। और ये सब के अलावा मैंने आज थोड़ा बहुत मैंने ऐसे स्टॉक्स में भी दाव खेला है जिसको मैं काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, वो है रोज़ारी। क्योंकि रोज़ारी जब से लिस्ट हुआ है मैं उसके रेंज स्टडी कर रहा था, तो पहले तो वो 650 से लेके 850 थी, फिर 650 से लेके 800 790, फिर वहाँ से 750 और आज 730, तो 730 तक वो अभी सीमित हुआ। तो ऐसे कर करके वो अपना एक दायरा बना रहा है। उसने 700 के ऊपर क्लोज तो दे दिया है, तो उसके आसपास क्लोज दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अभी वो फेयर वैल्यूएशन पे आया है, जो प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। तो यहाँ से अभी उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिस पे मैं काम कर रहा था। आप सबको पता है कि मैं बिना वॉच लिस्ट में ऐड किए किसी भी स्टॉक पे काम नहीं करता, क्योंकि जब तक मुझे वो उसका जो रेगुलर ट्रेंड्स है वो समझ में नहीं आता, तब तक मैं कोई कॉल ले नहीं सकता। मैं ज़्यादा चार्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज चार्ट्स का जो एनालिसिस है वो हमेशा सही नहीं होता है, मतलब हम उसको हर कोई अलग तरीके से पढ़ता है, और उतना मास्टर मैं उसमें नहीं हूँ। मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, तो मेरा फोकस ये होता है कि न्यूज़ बेस्ड कुछ मोमेंट्स हो सकता है, रिजल्ट बेस्ड, अर्निंग बेस्ड कुछ मोमेंट हो सकता है, या फिर जो मैंने रडार में रखे हुए स्टॉक्स का जो दायरा है वो मैं पकड़ सका। तो ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ। और टेक्निकल के जो सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ देखता हूँ। एक तो मैं RSI देखता हूँ, और उसके बाद में वो जो उसके DMAs वगैरह देखता हूँ, क्योंकि मुझे जो सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है वो जानने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उनको अब तक एक्सपीरियंस आया रहेगा कि जो मेरे निफ्टी लेवल्स होते हैं, बैंक निफ्टी लेवल होते हैं सुबह, वो काफ़ी सटीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऑप्शंस पे काम नहीं करता, बिकॉज एज माय नेम सजेस्ट स्टॉक्स बाजीगर। मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज़ में काम करता हूँ, बिकॉज आई लव इक्विटीज़। ये जो ऐसा एसेट क्लास है, मैंने मेरे लाइफ की शुरुआत उससे की है और उसमें ही मुझे आगे भी काम करना है। इक्विटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे अच्छा लगता है वो स्टॉक पिकिंग है। आप अगर मेरे पुराने वीडियो जाके देखोगे, ग्रेन्यूल्स मैंने 72 पे पकड़ा था। उसके बाद जो नवीन फ्लोरिन है वो तो सबसे ज़्यादा देखने वाला वीडियो है यूट्यूब पे, वो मैंने करीब 700 के आसपास पकड़ा था। तो ऐसे कुछ जो हिडन जेम्स है उनको ढूंढ निकालने में जो मज़ा आता है मार्केट में, वो और किसी चीज़ में नहीं आता। फंडामेंटल्स
पहले जब मैं देखता था, मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में घुस के कुछ एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू जाके बैलेंस शीट वगैरह देख के वो सब करता था। अब ऐसा सीन हुआ है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स है, कुछ ऐप्स है जहाँ पे स्क्रीनर्स मिल जाते हैं, फंडामेंटल्स को आप वहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो। तो चीज़ें काफ़ी आसान हुई है पिछले 8-10 सालों में, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छा भी है क्योंकि उससे टाइम बचता है। पहले पूरा एक दिन जाता था एक रिसर्च का वीडियो बनाने में, अब ऐसा हाल है कि लोग दिन में 3-3 4-4 वीडियो पोस्ट कर देते हैं, बस अपना स्क्रीनशॉट दिखा देते, स्क्रीन को दिखा देते हैं फिल्मोरा पे और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑड मैन आउट जैसा फील अभी आने शुरू हुआ है, बिकॉज जो मेरा फोकस था वो पूरी तरह से अभी हट गया है, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि जो पोजिशनल आइडियाज़ पे मैं अच्छा कमा लेता हूँ, मैं उस पर मेरा अच्छा होल्ड है। लेकिन ये टेलीग्राम चैनल जब से खोला है उसमें इंट्राडे वाले शायद ज़्यादा है, तो इंट्राडे के कॉल्स देने का चक्कर में मैं थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन या मेरा फोकस भटक गया, ऐसे मुझे अभी लगने लगा है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में मैं कुछ टेलीग्राम चैनल पे मेरा फाइनल डिसीजन लूँ कि इसको रखना है या निकाल देना है। क्योंकि अपना तो कोई एजेंडा है नहीं, ना तो मैं कोई कोर्सेज बेच रहा हूँ, ना तो मैं वहाँ पे कोई ब्रोकरेज फर्म का कोई ऐड कर रहा हूँ या डीमैट बेच रहा हूँ, रेफरेंसेस का कमीशन से कमा रहा हूँ। मेरा कोई उसमें प्रॉफिटेबल उद्देश्य तो है नहीं। मेरा सिर्फ ये चीज़ था कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से मैं सोचता हूँ, क्या जो मेरा प्रेडिक्शंस होता है उस प्रेडिक्शन के पीछे लॉजिक क्या होता है। तो ये सब मैं शेयर करने के लिए मैंने टेलीग्राम का चैनल खोला था, और जो मुझे काफ़ी साल से फॉलो करते हैं वो 14-15 लोगों के लिए मैंने वो खोला था। लेकिन खैर उसके बाद लोग आते गए, तो मैं ट्विटर पे वगैरह मेरा लिंक शेयर करते गया, और अभी अच्छे खासे लोग उस ग्रुप में हैं, चैनल में हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो भी पिछले 2-3 महीने में एक बहुत आसानी से पैसा बन रहा था वो शायद अब ना बने। अगस्त सीरीज़ में वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे मुझे पहले ही दिन से लगने लगा है। क्योंकि पहले ही दिन इतनी सारी वोलेटिलिटी थी। आप देखोगे तो मार्केट जब खुला है अराउंड 140 के आसपास उसने लो बनाया था, पहले हाई बनाया है 11,150 के पास। तो वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस ले लिया, और वहाँ से फिर वो ऊपर नीचे करते करते उसने 10,026 का एक लो बना लिया, और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के 11,074 के आसपास वो बंद हुआ है। तो जो आज का जो काम था वो भले ही हमको लगता है कि बहुत कम पॉइंट्स में हुआ है, लेकिन उसमें जो वोलेटिलिटी थी ना दिन भर, उसकी वजह से काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे कटते रहेंगे। कल तो इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, 3% तक का विक्स चला गया था। और मैं तो खैर मंथली एक्सपायरी के दिन में कभी भी ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं तो बस ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज पहला दिन था, एक्सपेक्टेड था कि जो क्यूज़ है वो पॉजिटिव है, तो मार्केट अच्छा चलेगा। लेकिन जो एक कन्फ्यूजन सा बना है मार्केट में कि 1 अगस्त से जो बाइंग एंड सेलिंग है उसका जो अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा, तो वो एक न्यूज़ चल रही थी। उसके अलावा जो आज SBI का रिज़ल्ट ख़राब आएगा ऐसा स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था, और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो उसी हिसाब से बैंकिंग में आज शॉर्ट करने का सोच रहे थे। खैर फिर भी मैं प्राइस एक्शन देख के काम करता हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट तो किया नहीं, वहाँ पे मैंने लॉन्ग में ही पैसा कमाया। लेकिन बोलने का उद्देश्य है कि थोड़ा हमारा वैसे माइंडसेट बन जाता है कि आज ये चीज़ होने वाली है, तो उस तरीके से काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा रिलायंस में आज एक्शन देना था, तो अगर रिलायंस जैसा हेवी वेट अगर कोई डायरेक्शन ले लेता है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये दो चार फैक्टर्स थे जिसके वजह से आज मार्केट काफ़ी सुस्त था, थोड़ा ज़्यादा नीचे गिरा नहीं, 11,000 को अभी भी उसने होल्ड करके रखा है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओवरऑल जो स्टॉक्स में वो काफ़ी बड़ा हुआ है। सन फार्मा आज दिन का गेनर था, 538 के आसपास वो क्लोज हुआ है। रिज़ल्ट उसका ख़राब आया था, लेकिन स्टॉक जो इतना ऊपर चढ़ा था तो लोगों ने उसको बेचना नहीं पसंद किया। लास्ट मोमेंट में उसमें जो भी बाइंग आई उसने एक स्पाइक दे दिया अचानक से, 522 से 528 से लेके उसको सीधा 540 तक चढ़ा दिया था। तो वहाँ से थोड़ा सा वो नीचे आके बंद हुआ है। सिप्ला भी 5% ऊपर बंद हुआ है, 721 पे बंद हुआ है। तो सिप्ला को हम लोग तब से अपने रडार पे रखे हुए हैं जब से वो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन की बात हुई थी। ग्रासिम 5% ऊपर बंद हुआ है 633 पे। जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी लोगों के रडार पे आ चुका है क्योंकि उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है और उस ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो 270 से ऊपर जा रहा है, 270-280 के लेवल तक जा रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक है। यूपीएल जो मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक मेरा है, जो 478 पे वो बंद हुआ है, लगभग 3% के आसपास। तो ये आज दिन के गेनर्स हैं। लूजर्स में आयशर मोटर है, 20,620 पे वो बंद हुआ है, लगभग 3.25% नीचे। रिलायंस लगभग 2.25% नीचे है, 2070 पे बंद हुआ है। रिलायंस अभी इतना बढ़िया स्टॉक हुआ है कि उसमें बायर्स आते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी डर के यहाँ से निकलने का बात नहीं है। 200, 2,300, 2,400, 2,500 इसमें नेम एनीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन खैर मार्केट के साथ थोड़ा बहुत करेक्शन होना था तो हो गया। अभी अगर आपके पास पड़ा है स्टॉक तो आप डरिए नहीं, ये स्टॉक वापस ऊपर जाएगा। HDFC बैंक 1034 के आसपास बंद हुआ है। HDFC बैंक काफ़ी ऊपर से गिरा है। मैं समझता हूँ जब से पुरी साहब ने उसमें अपना स्टेक थोड़ा सा बेचा है और प्रॉफिट बुक किया है, तब से इसमें जो गिरावट शुरू हुई है वो आज भी कंटिन्यू रही। जबकि ये गलत है क्योंकि कंपनी का सब सही चल रहा है और वो तो रिटायरमेंट के इस पे खड़े हैं, इसलिए उन्होंने अगर अपना फिलॉन्थ्रॉफिक चीज़ों के लिए और कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए अगर प्रॉफिट बुक किया है तो मैं समझता हूँ वो उनका पर्सनल चीज़ था, इतना स्टॉक को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आखिर ये मार्केट है, जो हमको नहीं पता होता है वो उनको पता होता है। तो HDFC बैंक एक लूज़र रहा आज के दिन। बजाज ऑटो पूरा डॉट 3,000 पे बंद हुआ है। कोटक बैंक 1365 पे बंद हुआ है। तो ये कुछ आज दिन के लूजर्स थे। आज का जो विनर था वो ऑब्वियसली निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है वो था, क्योंकि उसमें आज खतरनाक बाइंग आई है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कुछ डॉक्टर रेड्डी 4,000 के आसपास ख़रीदा था और स्टॉक वहाँ से 3,800 तक गिरा। तो बहुत मुश्किल से वो जब 4,100 पे आया मैं निकल गया, बोला यार इतना वेट करके आया है, चलो निकल जाते हैं। और उसके बाद आज अब मैं देखता हूँ कि वो 4,500 पे चला गया। तो खैर होता है, अब इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो गाइस फरवरी में मार्केट जो लेवल पे थे उस लेवल से हम टच करके थोड़ा सा नीचे आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये करेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मार्केट में जो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा था उसको कहीं ना कहीं पे रोक लगनी थी और थोड़ा एक रैशनलाइज होना ज़रूरी था। तो आज हो चुका है। अगस्त सीरीज़ में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग ट्रेडर्स है, हम लोग जो भी काम करते हैं वो प्राइस एंड वॉल्यूम को देख के, प्राइस एक्शन को देख के हम लोग करते हैं। तो जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हो
और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो मैं जब तक मोटिवेटेड रहूँगा तब तक वीडियोस बनाते रहूँगा, वरना मैं हमेशा बीच में 6-6 महीना, 1-1 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए गायब हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो लर्निंग पे ज़्यादा है और मार्केट के ऊपर ज़्यादा है, ना कि यूट्यूब का वीडियो बनाने पे। तो मिलते रहेंगे। गुड बाय।